पद्मावत के बारे में बात करते हैं, जिसकी रचना 1540 में कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अयोध्या के पास एक जगह पड़ती है जौनपुर। जौनपुर के थे मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने पद्मावत की रचना अवधी भाषा में की है। आप सभी ने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उसकी जो भाषा है वो अवधी है। पद्मावत में कवि कहता है कि एक बार मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह के पास एक तोता आया और तोते ने कहा, तू इधर बैठा बैठा क्या कर रहा है? उधर चल सिंगल द्वीप में, वहाँ एक बहुत सुंदर राजकुमारी पद्मनी रहती है। और रतन सिंह तोते के पीछे पीछे सिंगल द्वीप पहुँचते हैं। अब राजकुमारी पद्मनी महल के अंदर, अब इतनी आसानी से तो कैसे घुसा जाए महल के अंदर। रतन सिंह ने एक दो बार ट्राई भी किया, लेकिन नहीं पहुंच पाए अंदर। रतन सिंह कई दिनों तक महल के बाहर इधर उधर घूमते हैं। अब जब कई दिन हो गए तो रतन सिंह यहाँ से जो पैसे टक्के लेकर गए थे वो हो गए ख़त्म। तब वहाँ बनते हैं वो जोगी, सन्यास रूप धारण करते हैं, सन्यासी बनते हैं, मतलब बाबा। और बाबा वेश में वहाँ 7 साल घूमते हैं रानी पद्मनी को पाने के लिए। राजकुमारी जो पद्मनी थी उसके पिताजी थे राजा, जिसका नाम था गंधर्व सेन, और मम्मी का नाम था चंपावती। अब एक बार गंधर्व सेन ने रतन सिंह को देख लिया और कहा कि यार बड़े परिवार के लगते हो, इतनी युवावस्था में तुम्हारा संन्यास धारण करने का क्या कारण है? तब रतन सिंह कहते हैं कि मैं मेवाड़ का राजा रावल रतन सिंह हूँ और मेरा ये संन्यास धारण करने का जो कारण है ये आपके महल के अंदर है। मैं आपकी राजकुमारी पद्मनी से शादी करना चाहता हूँ। अब गंधर्व सेन बड़े खुश हुए कि यार मेवाड़ का इतना बड़ा राजा खुद चलाकर मेरी राजकुमारी से शादी करना चाहता है, मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। और वैसे भी श्रीलंका वालों की क्या औकात कि वो अपने को मना करें। श्रीलंका बापड़ा छोटा सा देश है। अपन जब भारत का मैप खरीदते हैं तो श्रीलंका का मैप फ्री आता है। अब गंधर्व सेन अपनी राजकुमारी पद्मनी की शादी रतन सिंह के साथ कर देते हैं। रतन सिंह पद्मनी को लेकर मेवाड़ जाते हैं और वहाँ अपनी खुश मिजाज जिंदगी जीते हैं। रतन सिंह के दरबार में एक महानतम विद्वान थे जिसका नाम था राघव चेतन। विद्वान थे लेकिन कुछ ना कुछ तो कमी हो। अब एक बार राघव चेतन ने रानी पद्मनी को देखा और गिर गए। तब रतन सिंह ने कहा कि पंडित जी शर्म नहीं आती आपको? लोगों की लुगाइयों पर गंदी नज़र है आपकी। तब पंडित जी ने कहा, यार हो जाता है कभी कभी। तब रतन सिंह उसको कहते हैं कि आज के बाद तू मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए, और अगर दिखा तो सबसे पहले टांगे तोड़ूंगा मैं तेरी। अब दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा दोस्त होता है। राघव चेतन जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास, और जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि महानतम विद्वान राघव चेतन यहाँ पधारे हैं तो उनका खूब सम्मान करते हैं। सबसे जो आगे वाली जो सीट थी वो उनके लिए खाली करवाई और बैठाया, और पूछते हैं, और पंडित जी क्या हाल है? पंडित जी ने कहा, मज़े हैं मेरे, तेरी सुना। अलाउद्दीन ने भी कहा, भाई मेरे भी मज़े हैं, हिंदुस्तान का इतना बड़ा मुग़ल बादशाह हूँ मैं,
तब पंडित जी ने कहा, भोला है तू, मज़े रतन सिंह के हैं। और राघव चेतन रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताते हैं कि इतनी सुंदर रानी है, जब वो पानी पीती है तो उसके कंठों से पानी दिखाई देता है। अब अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को पाने के लिए अपनी 1,00,000 सेना के साथ चित्तौड़ पर अटैक करता है। चित्तौड़ वालों के पास फौज थी 10,000। अब यार सीधी सी बात है, अगर 10,000 की फौज 1,00,000 फौज के साथ लड़ेगी तो हारेगी, क्योंकि आप कितने भी बहादुर हो लेकिन 10 गुना जब आपके सामने फौज हो तो उसका तो मुकाबला कैसे कर सकते हो, और करोगे तो हारोगे। लेकिन जो चित्तौड़ का जो किला था वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत था। उसके दीवार और उसके दरवाजे बहुत मजबूत थे। चित्तौड़ का किला इतना बड़ा है कि उसके अंदर 30,000 पब्लिक को रख लेते थे। उसके अंदर उस समय 84 तालाब थे। 20-22 आपको आज भी देखने को मिल जाएंगे। खेती होती है उसके अंदर, लोग रहते हैं, इसलिए सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़ का किला। अब रावल रतन सिंह ने जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा डाला, जैसे ही पता चला कि भाई बड़ा अटैक होने वाला है, तो बाहर जो जनता बैठी थी उसको किले के अंदर किया शिफ्ट और किले के दरवाजे करवाए बंद। अब अलाउद्दीन कई दिनों का यहाँ घेरा डालता है। तब उसने देखा कि यार न तो किले की दीवार को तोड़ा जा सकता है और न दरवाजे को तोड़ा जा सकता है। तब उसने दिमाग लगाया और उसने अंदर समाचार भिजवाया रतन सिंह के पास कि मैं संधि करने के लिए तैयार हूँ और मैं एक बार रानी पद्मिनी को देखना चाहता हूँ। अब अलाउद्दीन खिलजी को अंदर किले के अंदर बुलाया, उससे संधि वगैरह की, बैठाकर खाना वगैरह खिलाया उसको। इधर पीछे रानी पद्मिनी खड़ी थी, सामने दर्पण था, मिरर जिसको आप शीशा बोलते हो वो था, नीचे तालाब था। रानी पद्मिनी की इमेज रिफ्लेक्ट होकर तालाब में पड़ रही थी, छाया दिख रही थी रानी पद्मिनी की। अलाउद्दीन खिलजी तालाब में रानी पद्मिनी को देखते हैं और कहते हैं कि थैंक यू। अब जब संधि वगैरह हो गई, रानी पद्मिनी को भी देख लिया, तो रतन सिंह उसको नीचे सी ऑफ करने के लिए जाते हैं। भाई घर आए हुए बंदे को कम से कम सी ऑफ तो किया जाए। लेकिन जब रतन सिंह उसको नीचे छोड़ने के लिए जाते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी में जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ। जगीरा जानते हो? जगीरा एक मूवी है चाइना गेट, उसमें होता है जगीरा, और वो कहता है कि मैंने कुत्ते को काट कर खाया है। तुम लोग मेरे साथ लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, लेकिन मेरा जितना कमीनापन कहाँ से लेकर आओगे? तो जितना कमीनापन जगीरा के अंदर था, उतना ही कमीनापन कूट कूट के अलाउद्दीन खिलजी के अंदर भरा हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को किया गिरफ्तार, अंदर भिजवाया समाचार कि मैं रतन सिंह को तब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक मुझे रानी पद्मिनी न मिल जाए। रानी पद्मिनी के बारे में कहा जाता है कि वो जितनी सुंदर थी उतनी ही वो बुद्धिमान और बहादुर थी। उसने दिमाग लगाया। उसका एक भाई था जिसका नाम था गोरा, और जो भतीजा था उसका नाम था बादल। गोरा बादल आपस में भी चाचा भतीजे थे। उन्होंने उनको बुलाया और कहा, भाई राखी के बंधन को निभाने का फर्ज आ गया है। और फिर वो साथ बैठकर योजना बनाते हैं लड़ाई करने की कि अब लड़ना है। तब अलाउद्दीन खिलजी के पास समाचार भिजवाया जाता है कि रानी पद्मिनी आपसे मिलने के लिए तैयार है, आपके पास आने के लिए तैयार है।
लेकिन उसके साथ खूब सारी दासी आएंगी, 700 दासी। अब अलाउद्दीन ने कहा ठीक है, जितनी आए उतनी ले आओ। अब पहले महिला पैदल तो जाती नहीं थी, पालकी में बैठकर जाती थी, और एक पालकी को उठाने वाले कितने, 4 जने, 2 एक्स्ट्रा होते कि बीच में थक वगैरह जाए तो बैलेंस करने के लिए। 700 पालकी थी। जो सबसे वाली आगे वाली जो पालकी थी उसके अंदर तो बिठाया रानी पद्मिनी को, और पीछे की जितनी भी 700 पालकी थी उनमें दासी को तो बिठाया नहीं, उनमें भर लिए सारे सैनिक, और जितने भी हथियार वगैरह रखने थे वो सब पालकी के अंदर रख लिए। अब एक पालकी को उठाने के लिए कितने जने, 6 जने, यानी कि नीचे तो हो गए 4200, 700 ऊपर बैठे 4900, मतलब लगभग 5000 की फौज तैयार। आपको ये पता है कि पालकी उठाने वालों को क्या कहते हैं? ये भी आरपीएससी का सवाल है कि पालकी उठाने वाली जाति होती है उसको क्या कहते हैं? कहार। याद रखना, लिख लो कहीं, कहार कहते हैं। अब जब वे अलाउद्दीन खिलजी के कैंप के पास पहुँचे तो समाचार भिजवाया कि रानी पद्मिनी अंतिम बार रतन सिंह से मिलना चाहती है। अलाउद्दीन ने कहा ठीक है, मिलवाया दिया जाए। रानी पद्मिनी रतन सिंह के पास जाती है, लेकिन रानी पद्मिनी बहुत बहादुर थी, और जो रतन सिंह के आसपास 2-4 बॉडीगार्ड थे उनको सल्टा देती है, और वहाँ से रतन सिंह को लेकर फरार। गोरा बादल अपनी सेना लेकर तैयार लड़ते हैं, लेकिन इस लड़ाई में कहा गया कि गोरा इस लड़ाई में मारा गया, और बादल वापस सेना लेकर किले के दरवाजे कर लेता है बंद। अब जब ये अलाउद्दीन को पता चला कि रानी पद्मिनी तो गई वो गई, रतन सिंह को और ले गई, अब इसमें गजब बेइज्जती यार। और अलाउद्दीन खिलजी अब खार खाया हुआ, तब वो चित्तौड़ के बाहर 8 महीने का घेरा डालता है। इतने लंबे समय तक जब घेरा डालता है तो चित्तौड़ वालों के पास और कोई चारा था नहीं, और फिर उनको करना पड़ता है साका। ये कहानी है। और हम सब लोगों के साथ समस्या क्या है, हमारे साथ धोखा क्या हुआ कि हमने इस कहानी को इतिहास मानकर पढ़ लिया। कहानी कभी इतिहास नहीं हो सकती। इतिहास बहुत अलग चीज़ होती है। और वैसे भी यार, इस बात पे कैसे विश्वास किया जा सकता है कि ऐसे ऐसे एक तोता आया राजा के पास, और तोता ने उसको बताया, और रतन सिंह उसके पीछे पीछे। और अगर ऐसे तोते बताने लग जाए तो यार 2-4 आप भी पाड़ लो, क्या पता आपको भी कहे कि श्रीलंका छोड़ो, इधर पीछे वाली गली में इवनिंग वॉक पे आया कर, रूम नंबर 107 के अंदर रहती है, इधर ठीक है मामला। ऐसा होता तो। और फिर इसमें बताया गया है एक मूर्ख इतिहासकार ने क्या किया कि सिंगल को बना दिया सीहल, और फिर आगे बताते हैं कि जो सीहल द्वीप है वो श्रीलंका है, और कहते हैं कि रानी जो पद्मिनी थी वो श्रीलंका की थी, और फिर आगे कहते हैं कि वो सुंदर थी। क्या आपके श्रीलंका वाले देखे हुए नहीं? उनकी हाथ की बोरियां तो भाए नहीं, और कहते हो कि वो सुंदर थी। अगर वो इतिहासकार अपने राजस्थान के थोड़े बहुत भी सोर्स उठाता तो आपको आज भी एक अनपढ़ आदमी भी कहता हुआ मिल जाएगा कि हे पूगलगढ़ की पद्मिनी, जैसलमेर जन्म लियो परनीगढ़ चित्तौड़, कि तू सभी रानियों में सिरमौर है। जैसलमेर में तेरा जन्म हुआ और तू ब्याही चित्तौड़ में है। इसका मतलब रानी पद्मिनी कहाँ की थी? पूगल की थी। पूगल पड़ता है बीकानेर में।
अब जब कवि यहाँ आया तो उसने याद तो पूगल ही किया था, लेकिन जौनपुर पहुँचते पहुँचते पूगल हो गया सिंगल, और अपने इतिहासकार इस सिंगल को लिख गए सीहल। और आगे बताते हैं कि सीहल द्वीप श्रीलंका है। श्रीलंका का अपना क्या लेना देना, साउथ इंडिया वाले श्रीलंका जाए तो जाए, यहाँ से श्रीलंका कोई कैसे जाता। और वैसे भी हम कहते हैं, और ये वैसे भी एक झूठी कहानी है, बस झूठी कहानी है। कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसमें कवि इमेजिनेशन करता है, कवि कल्पनाएं करते हैं। कवि तो अगर आप इनको सही मानते हो तो कवि तो ये भी कहते हैं कि हिरणी जैसी चाल, लड़की की चाल कैसी बताते हैं, हिरणी जैसी चाल। और आप भी हिरणी जैसी चाल को अच्छा मानते हो। अब हिरणी चलती कैसी है, देखा है आपने कि एक पैर इधर एक पैर उधर, कुड़ाचे मार मार के चलती है। अब अगर कोई लड़की हिरणी की तरह चलेगी तो वो क्या अच्छी लगेगी, बताओ, अच्छी लगेगी क्या। और गांव में आज भी लुगाइयाँ कहती है कि वाए उसकी बहू बहुत सोहनी है। वो कैसे बता, भाई मोटी मोटी आँखें हैं, और बताते कैसे हैं, जैसे हेडलाइट। फिर मैं उनको कहती हूँ कि थोड़ी तो कम करो, आगले की हेडलाइट थोड़ी है। अब वो है कि आप मोटी आँखों को सुंदर मानते हो, और फिर जब आप किसी को बताते हो तो मोटी आँख कुछ ज़्यादा ही कर देते हो। और हमारी गलती ये है कि हमने कहानी को इतिहास मान के पढ़ लिया। इतिहास बहुत अलग चीज़ होती है। और आप सभी को चित्तौड़ पर अटैक करने का जो सबसे बड़ा ओरिजिनल जो कारण है वो भी रानी पद्मिनी लगता है। लुगाइयों के लिए कभी अटैक नहीं किए जाते। अगर लुगाइयों के लिए अटैक करता तो जालौर शिवाणा पर अटैक क्यों करता। उसका जो सबसे बड़ा जो कारण था वो था कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा मुग़ल बादशाह था जो साउथ इंडिया तक अटैक करने के लिए चला गया था, तमिलनाडु तक बढ़ गया था। वो अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। उसने तो उपाधि ही धारण कर ली थी सिकंदर शानी। शानी का मतलब दूसरा, कि मैं दूसरा सिकंदर हूँ, कि या तो सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती थी या फिर मैं जीतूँगा। इसलिए लुगाइयों के लिए कभी अटैक नहीं किए जाते। इसको इतिहास में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, मैं मलिक मोहम्मद जायसी का खूब सम्मान करती हूँ। हिंदी लिटरेचर में इसको पढ़ाया जाना चाहिए। एक महानतम रचना है पद्मावत, अवधी भाषा में उसने लिखी है। लेकिन यार इतिहास का इसमें क्या लेना देना, इसमें सच्चाई नहीं है, इसमें झूठ के सिवाय और कुछ नहीं है। और वैसे भी यार ये घटना 1303 की है, और कवि इसको लिख कब रहा है, 1540 में, यानी कि 250 साल बाद। अब यार आज मैं आपको कोई बात बताऊं और फिर आप इसको किसी थर्ड पर्सन के सामने शेयर करो तो आप एक दो बात तो उसमें जोड़ोगे। अब जब हाल ही की घटना में इतने नमक मिर्च जुड़ जाते हैं तो 250 साल बाद तो कितने नमक मिर्च जुड़ेंगे, समझे।